ये तो है एक एक तरीका। अब आपका जन्म कुंडली में आपके जब भी सूर्य और चंद्रमा कभी भी राहु केतु से अगर ग्रसित है, पीड़ित है, ग्रहण लगा रहे हैं, तो ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। 4 ग्रह जो होते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, इनकी वजह से जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है। लेकिन इसके साथ साथ शनि भी पितृदोष का निर्माण करते हैं। ये तो हुए ग्रहण की वजह से बनने वाला पितृदोष। ठीक, अब मैं आगे चल के आपको इसमें प्रकार भी बताऊंगी कि कौन से पितृदोष ऐसे होते हैं जो आप पे क्षणिक रिजल्ट दे रहे हैं या थोड़ा सा कम रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से पितृदोष ऐसे होते हैं जिनसे आपके यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो रही है, या कौन से पितृदोष ऐसे होते हैं जो आपको केवल मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास जब भी कोई जन्म कुंडली आती है, जैसे हमारे पास जब भी हमारे पास कोई जन्म कुंडली आती है, तो हम केवल उस जातक की या उस प्रॉपर व्यक्ति की जन्म कुंडली को ही नहीं देखते हैं। हमारे लिए ये भी आवश्यक है कि हम उस फैमिली के और सदस्यों की भी जन्म कुंडली देखें, उनके माता पिता की जन्म कुंडली देखें। अगर माता पिता की जन्म कुंडली नहीं है तो भाई की या बहन की जन्म कुंडली देखें, उनमें भी यह दोष जरूर क्रिएट हो रहा होगा, जरूर बन रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। पितृदोष परिवार में होता है, मोस्टली परिवार के सभी सदस्य से पीड़ित देखे जाते हैं। ये आप किसी भी जातक की जन्म कुंडली उठाइए, उसकी फैमिली में बन रहा होगा पितृदोष, इसीलिए पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, उनका वंश खत्म हो जाता है। अब मैं क्षमा चाहूँगी, यहाँ बहुत सारे लोग कुतर्क करने के लिए भी बैठे होते हैं। वो ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और हम तो ये सब मानते ही नहीं है, हमारी तो 2-2 बेटियाँ हैं, 3-3 बेटियाँ हैं। ठीक है, वो उनका अपना मंतव्य है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही हूँ, और मैं स्वयं ही एक कन्या हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ। लेकिन वंशहीन मतलब कोई भी औलाद ना होना या फिर नर औलाद ना होना, धीरे धीरे आप देखेंगे नर औलाद नहीं हो रही है। अगर आपकी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक नर औलाद नहीं हुई तो आपका वंश कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो गया। और अब आप बोलेंगे कि वंश क्या पुत्री से नहीं चलता है? बिल्कुल आप चलता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वंश नहीं चलता है, लेकिन वो फिर अपने समाज से पहचानी जाती हैं। और आप धीरे धीरे देखिएगा कि वो 3 पीढ़ियों को तो ये पितृदोष ग्रास लगाता ही लगाता है। अब कौन से ऐसे चांसेस होते हैं जिनमें ये पितृदोष बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। कुछ ऐसी भी जन्म कुंडलियां होती हैं जिनमें पितृदोष इतना खतरनाक होता है कि आप उसके कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी आप उसमें नाग बलि कर लें, आप उसकी पूजा करवा लें, आप उसके लिए जप तप करते रहें, लेकिन वो आपको दंड अवश्य देता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर उस चीज का ऋण है, आपके ऊपर आपके पितरों का ऋण है, और वो ऋण के कारण ही आपको ये सूर्य यहाँ या ये चंद्रमा से पीड़ित आपको बर्थ चार्ट में अपने मिलेगा। जब भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ अगर कहीं भी बैठे हैं या इनका दृष्टि संबंध बन रहा है, तो ये ग्रहण आपके जन्म कुंडली में लग रहा है और आपके जन्म कुंडली में ये पितृदोष बना रहा है। अब चूंकि आप सभी जानते हैं अमृत मंथन के समय राहु ने और केतु जो 2 भाग हो गए थे, स्वरभानु नाम के राक्षस के, स्वरभानु ने अमृत ले लिया था। और जब ये अमृत स्वरभानु ने लिया तो इन्हें सूर्य और चंद्रमा ने ही देखा था, और विष्णु जी को इनकी सूचना भी स्वरभानु ने अमृत ले लिया है ऐसा जानकारी देने वाले सूर्य और चंद्रमा ही थे। तो सूर्य और चंद्रमा ने जब विष्णु जी को इस बात के बारे में सूचित किया, तब तक स्वरभानु 1 बूंद अमृत की ले चुके थे, थोड़ा सा अमृत पान वो कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा बल मिल चुका था। उसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी थी, और वो 2 भाग बन गया था उसका, जिसे एक को राहु और एक को केतु की संज्ञा दी गई, जिसमें अमृत आ चुका था। गर्दन तक का हिस्सा जो था वो राहु हुआ, उसके नीचे का हिस्सा केतु हुआ। कि अब आप तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा जो दुश्मनी रखते हैं वो सूर्य और चंद्र से रखते हैं। सूर्य और चंद्रमा को, राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, इस तरह के ग्रह हैं। अब ये कितना खतरनाक आपके परिवार में हो सकता है, इसको आप अपने दैनिक लाइफ से कैसे समझ सकते हैं। आप
आपके घर का जो ये तो जन्म कुंडली की बात हुई। अब आप अपने रेगुलर लाइफ में कैसे देखें कि आपके घर में पितृदोष के सिम्टम्स आपको अपने घर में प्रॉपर दिखने लगेंगे। कैसे दिखेंगे? आपके घर में बहुत सारा इलेक्ट्रिक सामान खराब पड़ा होगा, पुराना सामान, काफ़ी समय से खराब पड़ा सामान आपके घर में होगा। आपके घर में घर अव्यवस्थित रहता होगा। जिन लोगों के घर में वॉशरूम बहुत गंदे रहते हैं, बाथरूम गंदे रहते हैं, बेड पे कपड़े पड़े हैं, फेंके हुए हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है विशेष रूप से बाथरूम की, या फिर आपके मुख्य द्वार के सामने कोई गड्ढा है, या फिर आपका घर पहले ऊंचा है फिर अंदर जाके नीचे है, वहाँ पे बहुत अजीब सी गंध अगर आ रही है, तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पितृदोष का निर्माण हो रहा है। यहाँ राहु बहुत एक्टिव है और वो धीरे धीरे पितृदोष का निर्माण कर रहा है, और ये दोष एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि आपकी पीढ़ियों को ही समाप्त कर देगा। इसका कोई निवारण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्षमा ही इसका निवारण है। ठीक है। अब एक और विशेष बात यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी, कई बार हम ये कहते हैं कि हम बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, फिर भी हमें इससे मुक्ति नहीं मिली, हम उऋण नहीं हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने ये पितृदोष हमारी जन्म कुंडली में लगता कैसे है? हमारे घर में जब कोई सुसाइड हो गई हो, किसी ने सुसाइड कर लिया हो, या फिर हमारे घर में पूर्वजों का सम्मान नहीं होता है, हमने अपनी पूर्वजों का अच्छे से दान धर्म तर्पण आदि नहीं किया है, हम उनका क्रियाकर्म अच्छे से नहीं करते हैं, और सबसे विशेष बात, यदि हमारे घर में किसी स्त्री का अपमान हुआ है, उसके चरित्र का अपमान हो रहा है और इस कारण उसने आत्महत्या कर ली है, उसकी हत्या की गई है, तो ऐसा दोष हमारी 7 पीढ़ियों को नहीं बख्शता है। उस समय हमें ज़रूर लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, और हमने तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पुरुषों की चलती है, या फिर हम अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन हमें समय बताता है कि निर्णय हमने लिया है या परमात्मा ने लिया है। वो धीरे धीरे रिजल्ट देता है, और ऐसे पितृदोष बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में लाके एक दिन आपके परिवार को खड़ा कर देंगे। आप 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि अरे, और हम खुद ही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच जो ऐसा कहते हैं कि देखो उनके यहाँ तो इतना सारा बुरा काम वो कर रहे हैं, और वो कितना मतलब पापी है, दुष्ट है, फिर भी देखिए कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितने अच्छे रिजल्ट उनके यहाँ, उनके सारे बच्चे सक्सेस हैं और वो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। आप कहते हैं ना, वेट एंड वॉच। जब परमात्मा रिजल्ट देते हैं या दंड देते हैं तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है, और तब हमें ये समझ में आता है कि हम त्राही करते हैं, सोचते हैं कि हमें किस चीज़ का दंड मिल रहा है, चूँकि हमें याद तो है नहीं कि हम उन्हीं में से, अपने उन्हीं किसी पूर्वज के रूप में आए हैं, हमने उन्हीं में से किसी में से जन्म लिया है और यहाँ तक हम आए हैं। हमारे ही कर्मों का ये फल है जो हमें प्राप्त हो रहा है इस रूप में। हम ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब हमने बोया था तब तो हमने देखा नहीं था कि हमें ये काटना भी पड़ेगा, और जब हम आज काट रहे हैं तो हमें पछतावा हो रहा है। तो इसीलिए कहा था कि जब हम कर्म करें तब ध्यान रखें कि इस कर्म का फल आज नहीं तो कल हमें या हमारी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमने बुरे कर्म नहीं किए हैं तब भी हम भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? यदि हम किसी भी फैमिली के अच्छी चीज़ के हकदार हैं, ठीक, अगर गुड फैक्टर हमारा है तो बैड फैक्टर हमारा कैसे नहीं होगा? अगर उनकी संपत्ति हम खा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी हमारी है, उनका धन हमारा है, अगर उनके सुख हमारे हैं तो उनके दुख हमारे कैसे नहीं हैं? वो भी हमारे होंगे, उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। अब आप देखिए कि ये मैं आपको जन्म कुंडली में और कुछ तरीकों से समझाऊंगी कि यहाँ पे जब चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा और यहाँ चंद्रमा, या फिर यहाँ चंद्रमा, ठीक, इसके अलावा आप देखिए कि इस जगह पे आपके जब शुक्र, बुध, शनि, शुक्र, बुध, शनि इन भाव में बैठेंगे,
या फिर सेकंड हाउस में, यहाँ गुरु शुक्र। अब आप इसको देखेंगे कैसे, जब भी किसी भी भाव आपके सेकंड हाउस में, फिफ्थ में, सेवेंथ में या फिर नाइन्थ में या ट्वेल्थ में, इनमें कहीं भी अगर शुक्र और बुध साथ में है या शुक्र और बुध बैठे हैं, सबसे पितृदोष कई तरीके का होता है। विशेष रूप से कुछ पितृदोष ऐसे होते हैं जो आपको मानसिक पीड़ा देंगे। अब वो मानसिक पीड़ा कौन से पितृदोष देंगे आपको, जब भी आपका चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्रमा अगर राहु से ग्रसित है, केतु से ग्रसित है, ठीक, तो ये आपको प्रॉब्लम्स देंगे, मानसिक पीड़ा, मानसिक कलेश, बहुत ज़्यादा घर में बहुत ज़्यादा मानसिक कलेश रहेगा। आपको धन संबंधी क्राइसिस रहेंगी, आपके मनी के फ्लो नहीं बनेंगे। जब ये दोष चंद्रमा से बनता है तो मैंने कई बार देखा है कि आपके घर में पैसा होता है लेकिन आप उसको भोग नहीं कर पाते, आपको मानसिक शांति नहीं मिल पाती है। आपके घर में स्त्रियां माता पीड़ित रहेंगी और मानसिक रूप से आप असंतुष्ट रहेंगे। मानसिक रूप से ये धीरे धीरे आपके सुख को खत्म कर देता है। फिर आप को कारावास पहुंचाने की भी क्षमता ये रखता है पितृदोष। अगर 12th से इसका रिलेशन हो गया सूर्य या चंद्र के साथ तो ये बहुत भयंकर कारावास पहुंचाने का आपको योग रखता है। अब विवाह किस कंडीशन में नहीं होते हैं, आप ये देखिए, ये पितृदोष किस कंडीशन में आपके घर में विवाह नहीं होने देगा। जब ये पितृदोष बुध से रिलेटेड अगर हो गया है, एक विकराल रूप पितृदोष कब लेता है, जब ये बुध से, सबसे जो मेरा अपना जो ये एनालिसिस है, अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी जन बैठे हुए हैं भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना आइडियलिज्म है और वो अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन मैंने अपना जो पढ़ा, मेरी जो रिसर्च रही है, उस पर मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो ये देखा मैंने कि जब भी पितृदोष, एक तो जो एस्ट्रोलॉजिकल पितृदोष आप देख रहे हैं, इनमें सूर्य चंद्र के साथ साथ जो रिफ्लेक्शन शुक्र का, बुध का शनि से आता है, यह शुक्र और बुध जब राहु केतु से कंजेक्ट कहीं हो रहे हैं, कोई सिंगल प्लेनेट भी हो रहे हैं, और वो जो पितृदोष का निर्माण कर रहे हैं वो इतना खतरनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब कैसे खतरनाक होता है ये देखिए, जब बुध से आपके कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो सर्वप्रथम ये क्या करता है, आपकी बुद्धि को ब्लॉक करेगा। मैंने क्यों कहा कि सबसे खतरनाक पितृदोष वो होता है जिसमें बुध मारा जाता है। जब बुध के साथ कहीं भी राहु कनेक्ट हो रहा होगा, या कन्या लग्न की, मिथुन लग्न की कुंडली होगी, राहु इन हाउसेस में होगा, तो ये बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देता है। क्यों देता है कि ये सबसे पहले आपकी बुद्धि को खत्म करेगा। आपकी बुद्धि, या तो आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि आई एम ऑलवेज राइट, और तब आप गलत डिसीजंस लोगे और लेते रहोगे, तब तक लेते रहोगे जब तक आप उसको खत्म नहीं कर दोगे। दूसरी चीज़ कि बुध चूंकि स्वयं एक नपुंसक ग्रह है, वो स्वयं एक नपुंसक ग्रह है, और बुध सबसे पहले आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपको शादी करनी है, आप शादी नहीं करोगे, आपको लगेगा शादी के बिना हमारी लाइफ अच्छी है। और मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, मैं आपको एक एक चार्ट के माध्यम से भी बताती जाऊंगी, और आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि आपके सही वे में आगे नहीं बढ़ेगी, हमेशा वो अपोजिट वे में बढ़ेगी। ऐसी कुंडलियों में मोस्टली मैंने देखा है गुरु शुक्र की भी या तो युति होती है, या फिर वो फर्स्ट और 7th में या कहीं ना कहीं से आमने सामने पड़ रहे होते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन बहुत खराब होती है। जब आपका बुध से जो दोष बनता है ना, वो खराब इसलिए मैं विशेष रूप से मानती हूँ क्योंकि बुध बुद्धि को ब्लॉक कर देगा, आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा समझदार बनने का एक नेचर दे देगा। आप समझदार हैं नहीं, लेकिन वो आपको ऐसा फील कराएगा कि आप बहुत समझदार हैं, और जब आपको ऐसा महसूस होगा तभी आप रॉन्ग डिसीजंस लोगे, और डिसीजंस आपके रॉन्ग आपकी लाइफ आगे चल के खराब कर देते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि शनि से बनने वाला दोष, ठीक, सॉरी शुक्र से बनने वाला,
अब जब ये दोष शुक्र से निर्माण होता है इसका, तब क्या होता है, शुक्र से जब निर्माण होगा तो मैंने ऐसे केसेस में देखा है कि संतति तो होती है, संतति होती है, लेकिन वो मोस्टली कन्या संतति रहती है। आपके घर में मेल संतति बमुश्किल हो पाती है, और बमुश्किल शायद मैंने गलत कह दिया, नहीं होती है। बहुत सारे केसेस मैंने देखा है नहीं होती है। और जब ये राहु सूर्य और चंद्र से ये दोष बनता है तो मैंने देखा है संतति होती है, संतति में इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, संतान आपको मिल जाएगी, लेकिन ये संतान आपकी बहुत अच्छी नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी, या फिर कई बार तो मैंने देखा है कि मेंटली डिस्टर्ब चाइल्ड भी ऐसे घरों में होते हैं, या बहुत सालों ट्रीटमेंट करवाने के बाद संतान होती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके जन्म कुंडली में पितृदोष की वजह से जो बन रहे हैं, इनकी वजह से आपकी लाइफ में आपको ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर जब सूर्य पीड़ित होता है तो आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचाएगा, धीरे 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 धीरे, ये एकदम से नहीं होता। एक चीज और आप समझ लीजिए कि पितृदोष के रिजल्ट्स आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग में ऐसी फैमिलीज बहुत संपन्न होती हैं, क्योंकि आप हमेशा ये याद रखिए कि जो संपन्न है, जो पूरी तरह से परिपूर्ण है, उसे ही जब घमंड होगा, जब वो गलतियां करेगा, तभी तो उसका दंड उसे मिलेगा। और जब दंड मिलेगा तब आपके जन्म कुंडली में दुर्योगों का निर्माण होगा धीरे धीरे, और आपकी पीढ़ियां उसको भोगेंगी। आपके घर में जीव हत्या हुई हो, आपके घर में गाय की हत्या हुई हो, आपके घर में पूर्वजों का पूर्ण सही रूप से श्राद्ध ना किया जाता हो, इन सब कारणों से पितृदोष का निर्माण होता है। अब आप एक चीज और है, अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो बुध से बनने वाले दोष को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा, उसका कारण सुनिएगा। जब बुध से पितृदोष का जब ये निर्माण कहीं से भी राहु केतु कंजक्ट कर रहा होता है ना, तो आप इसमें सूर्य चंद्रमा भी पीड़ित होते हैं मोस्टली मैंने देखा, लेकिन बुध जरूर वहाँ पे होगा उसके साथ। ज़्यादातर कुंडलियों में देखा गया है कि बुध सूर्य के साथ होता है या शुक्र सूर्य के साथ ही होता है मोस्टली, क्योंकि ये सूर्य के समीप रहने वाले ग्रह हैं। तो ये योग इस तरह से सूर्य भी पीड़ित हुआ, बुध भी, और शुक्र भी पीड़ित हुआ। ठीक है, अब आप इनमें होता क्या है कि ये लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर में वास्तु दोष अवश्य होगा। ये मैं 100 या 99% नहीं कह रही हूँ, मैं ये 101% कह रही हूँ। 101% आप मेरे लेटर हेड पे ले जा सकते हैं लिखवा के कि ऐसे घरों में वास्तु दोष 101% होता है। ऐसे लोगों को वास्तु दोष जनित ही घर मिलता है रहने को, मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जन्म कुंडली डेस्टिनी अपने आप को निर्धारित करती है, और डेस्टिनी अपने आप को क्रियान्वित करने के लिए वो सारे सरकमस्टांसेस बनाती है। तो आप ऐसे जगह पे ही निवास कर रहे होंगे जहाँ पे वास्तु दोष होगा। ऐसे घरों का नैऋत्य कोण अवश्य दूषित होता है। नैऋत्य कोण घर का वो कोना जो घर का सबसे ऊंचा कोना होना चाहिए, जहाँ पे कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। ईशान कोण आपका दूषित नहीं होना चाहिए। तो ईशान नैऋत्य कोण इस घर में मैंने विशेष रूप से दूषित देखा है। आपके घर में मुख्य द्वार दूषित होगा, आपके घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो रखा होगा, आपके घर में पितरों की फोटो लगी अगर होगी तो विपरीत दिशा में लगी होगी। अब आप इसके उपाय क्या करेंगे? ठीक, अभी तक तो हमने देखा कि ये दोष किस तरह से जनरेट होता है हमारी कुंडलियों में। अब हम इनके उपाय कैसे करेंगे? ठीक, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको यहाँ मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और अगर आपको मुझसे किसी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए, किसी प्रकार के वास्तु संबंधी कोई जानकारी चाहिए, या आप अपने घर का वास्तु मुझसे दिखाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या एक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके उपाय या समाधान। अभी तक तो हमने ये देखा कि हमारी जन्म कुंडलियों में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है। तो